मैं पुनीत श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में विभिन्न तथ्यों से हम लोग परिचित हुए हैं और उन क्लासों में हम लोगों ने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ा और अभिलेखों को भी पढ़ा जो भारत के स्रोत के संदर्भ में, प्राचीन इतिहास के स्रोत के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां से भारत के नाम के विषय में, क्षेत्र के विषय में विविध जानकारी प्रस्तुत करते हैं वो सारे ग्रंथ। तो आज हम मुख्यतः हिंदुस्तान शब्द के संदर्भ में बात करेंगे कि हिंदुस्तान शब्द जो है वह कहाँ कहाँ से, किन स्रोतों से हिंदुस्तान शब्द के विषय में हम लोग को जानकारी मिलती है, किन किन ग्रंथों में या किन अभिलेखों में हिंदुस्तान नाम से भारत का उल्लेख मिलता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदुस्तान शब्द या हिंदुस्तान नाम। तो आज की क्लास मुख्यतः भारत के नाम हिंदुस्तान पे रहेगी कि हिंदुस्तान नाम कहाँ कहाँ, किन धार्मिक ग्रंथों में और किन अभिलेखों में किया गया है। तो हिंदुस्तान नाम हमारे देश का, ये हिंदुस्तान नाम है। तो सर्वप्रथम हम आते हैं, एक ईरानी शासक हैं, ईरान के ससानी शासक। कौन शासक? ससानी शासक, ईरान के ससानी शासक। क्या नाम है? शाहपुर प्रथम। तो हिंदुस्तान नाम के संदर्भ में ईरान के एक शासक हैं ससानी वंश के। किस वंश के? ससानी वंश के। क्या नाम है? शाहपुर प्रथम। इनका एक अभिलेख है नक्श ए रुस्तम, फारसी भाषा का इनका अभिलेख है। क्या? नक्श ए रुस्तम। किस भाषा का है? ये है जो इनका अभिलेख है नक्श ए रुस्तम। इनका जो अभिलेख है वो क्या है? नक्श ए रुस्तम अभिलेख है नक्श ए रुस्तम। इनका अभिलेख क्या है? नक्श ए रुस्तम, ये अभिलेख है रुस्तम। ये जो ईरान के शासक हैं शाहपुर प्रथम, किस वंश के? ससानी वंश के। इनका एक अभिलेख है नक्श ए रुस्तम। यह 3 भाषा में है, ईरानी है, पहलवी है और ग्रीक या यूनानी है। ठीक है, तो ये 3 भाषा में है। नक्श ए रुस्तम 3 भाषा में है। किसमें है? पहला ईरानी भाषा में है, दूसरा पहलवी भाषा में है और तीसरा ग्रीक या यूनानी भाषा में है। तो ये नक्श ए रुस्तम जो है यह 3 भाषा में है। तो हम लोगों ने देखा कि ईरान के ससानी शासक, कौन? ईरान के ससानी शासक शाहपुर प्रथम, इनका एक अभिलेख है नक्श ए रुस्तम जो 3 भाषा में, ईरानी है, पहलवी है और ग्रीक या यूनानी है। तो इस प्रकार हम लोग, और ये जो नक्श ए रुस्तम है ये 262 ईसा पूर्व का है। ये जो है 262 ईस्वी का है, जो टाइम है इसका ये 262 ईस्वी है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो ईरानी शासक हैं शाहपुर प्रथम, ससानी शासक, ससानी वंश के, तो इनका एक अभिलेख है नक्श ए रुस्तम। इसमें हमारे देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। जो भारत है, भारत देश का नाम क्या मिलता है? हिंदुस्तान मिलता है। तो भारत देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। क्या मिलता है? हिंदुस्तान मिलता है। तो हमने देखा कि ये जो ईरानी शासक हैं शाहपुर प्रथम, ससानी वंश के, ये ससानी वंश है। ससानी वंश।
ससानी शासक। तो हम लोगों ने देखा कि जो ये ईरान के ससानी शासक है शाहपुर प्रथम, इनका एक अभिलेख है 262 ईस्वी का नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख। कौन है नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख? जो 3 भाषाओं में है, ईरानी, पहलवी, ग्रीक या यूनानी। इसमें भारत देश का नाम, जिस देश में हम लोग रहते हैं, भारत देश का नाम क्या मिलता है? हिंदुस्तान नाम से मिलता है। तो जो भारत देश का नाम मिलता है हिंदुस्तान नाम से मिलता है। और इस समय भी जो सिंधु तथा उसका डेल्टा क्षेत्र था उसको भी हिंदुस्तान कहा जाता था। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि ये ईरान के शासक है शाहपुर प्रथम ससानी वंश के, इनका एक अभिलेख है नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख। कौन अभिलेख है? नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख, जो 3 भाषाओं में है, ईरानी है, पहलवी है और दूसरा ग्रीक या यूनानी है। तो 3 भाषाओं का इनका ये नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख है जो 262 ईस्वी का है। इसमें क्या मिलता है? इसमें भारत देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। और इसी समय जो सिंध और उसका डेल्टा है, सिंध और डेल्टा क्षेत्र को क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान नाम ही कहा जाता था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनके अभिलेख में भी नाम जब मिल रहा है 262 ईस्वी में, तो उस समय देश का नाम क्या मिल रहा है? हिंदुस्तान मिल रहा है। और इसी समय भारत देश का भी नाम क्या मिल रहा है? हिंदुस्तान मिल रहा है। लेकिन उसका क्षेत्र कौन सा है? सिंध और उसके डेल्टा क्षेत्र को कहते थे। तो जो हिंदुस्तान नाम मिल रहा है, ये जो हिंदुस्तान नाम, वो सिंध और डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता था उस समय। सिंध और डेल्टा को, सिंध और डेल्टा क्षेत्र को, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत देश का नाम हिंदुस्तान किस अभिलेख में मिलता है? तो ईरान के ससानी शासक, किस शासक? ईरान के ससानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख से। किससे? नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख, जो 262 ईस्वी का और 3 भाषाओं में, ईरानी, पहलवी, ग्रीक या यूनानी। उसमें क्या मिलता है? भारत देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। जो भारत देश है इसका नाम क्या मिलता है? हिंदुस्तान मिलता है। और यह एक महत्वपूर्ण बात है कि इस समय भी ये जो सिंध और उसका डेल्टा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी हिंदुस्तान नाम से वो पुकारा जाता था या बोला जाता था या जाना जाता था। तो जो सिंध है, सिंध और उसका डेल्टा क्षेत्र, उसको भी इस समय हिंदुस्तान नाम से जाना जाता था। तो हमने देखा ये कि नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख है जो ईरान के ससानी शासक शाहपुर प्रथम का है। इसमें भारत देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। यह 3 भाषाओं में है, ईरानी, पहलवी, ग्रीक या यूनानी। और यह 262 ईस्वी का है। इसमें भारत देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। और इसी समय सिंध प्लस उसके डेल्टा क्षेत्र को भी हिंदुस्तान नाम से जाना जाता था या बुलाया जाता था। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब वो उस अभिलेख में इसका नाम हिंदुस्तान मिल रहा है और उसी समय यहाँ पर भी इसको हिंदुस्तान कहा जाता था। बस क्षेत्र क्या है? क्षेत्र सिंध प्लस उसके डेल्टा क्षेत्र को। अब आते हैं 9वीं 10वीं सदी में किसी अज्ञात लेखक ने फारसी भाषा में, 9वीं 10वीं शताब्दी में किसी अज्ञात लेखक ने एक पुस्तक की रचना की फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। उसका नाम है मुदुद अल आलम। मुदुद अल आलम, उसका नाम है हुदुद अल आलम। 9वीं 10वीं शताब्दी में किसी अज्ञात लेखक ने फारसी भाषा में एक पुस्तक लिखा, हुदुद अल आलम। हुदुद अल आलम, यह पुस्तक है हुदुद अल आलम। तो हम देख रहे हैं कि 9वीं 10वीं शताब्दी में, कब? 9वीं 10वीं शताब्दी में किसी अज्ञात लेखक ने फारसी भाषा में एक पुस्तक लिखा, हुदुद अल आलम। कौन सी पुस्तक है? हुदुद अल आलम। तो 9वीं से 10वीं शताब्दी में किसी अज्ञात लेखक ने फारसी भाषा में हुदुद अल आलम नाम से एक पुस्तक लिखी। हुदुद अल आलम नाम से पुस्तक लिखी जिसमें हिंदुस्तान शब्द से पूरे उपमहाद्वीप का वर्णन मिलता है। तो इस पुस्तक से पूरे हिंदुस्तान महाद्वीप का, इस पुस्तक से
9वीं 10वीं शताब्दी में जो अज्ञात लेखक है फारसी भाषा में लिखता है और इसमें हिंदुस्तान शब्द से पूरे उपमहाद्वीप को वर्णित किया गया है। तो जो हिंदुस्तान शब्द है, हिंदुस्तान शब्द से पूरे उपमहाद्वीप को क्या किया है, बताया गया है। तो हिंदुस्तान शब्द से पूरे उपमहाद्वीप को वर्णित किया गया है। पूरे उपमहाद्वीप को वर्णित किया गया है। हिंदुस्तान शब्द से पूरे उपमहाद्वीप को वर्णित किया गया है, उपमहाद्वीप का वर्णन किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि 9वीं 10वीं शताब्दी में, कब 9वीं 10वीं शताब्दी में किसी अज्ञात लेखक ने फारसी भाषा में हुदूद अल आलम नामक एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक में हिंदुस्तान शब्द से क्या होता है, पूरे उपमहाद्वीप का उसमें वर्णन मिलता है। तो वो किसका, हिंदुस्तान शब्द जो उसमें आता है उससे पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके विषय में क्या मिलता है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में उसमें वर्णन मिलता है। तो वह कौन सी पुस्तक 9वीं 10वीं शताब्दी में किसी अज्ञात लेखक द्वारा फारसी भाषा में हुदूद अल आलम पुस्तक, क्या है, हुदूद अल आलम पुस्तक है, जिसमें हिंदुस्तान शब्द से पूरे उपमहाद्वीप के विषय में, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके विषय में पूरा वर्णन इस पुस्तक से मिलता है। तो इसमें भी हिंदुस्तान शब्द आया है। अब आते हैं अमीर खुसरो पर। अमीर खुसरो ने भारत को हिंद नाम से संबोधित किया है। अमीर खुसरो ने भारत को क्या नाम दिया, अमीर खुसरो ने भारत को हिंद नाम दिया, भारत को हिंद नाम दिया। क्या नाम दिया, हिंद नाम दिया। जो भारतीय विद्वान है अमीर खुसरो भारत को कौन सा नाम दे रहे हैं, हिंद नाम दे रहे हैं। कौन नाम दे रहे हैं, हिंद नाम दे रहे हैं। और अगले विद्वान है ईसामी भारत को हिंदुस्तान नाम देते हैं, भारत को हिंदुस्तान नाम देते हैं, हिंदुस्तान नाम देते हैं। तो ये दो विद्वान हैं जो पूछे भी जाते हैं। अमीर खुसरो ने भारत को किस नाम से बुलाया है, हिंद नाम से बुलाया है। और जो ईसामी विद्वान हैं वो भारत को हिंदुस्तान नाम से इन्होंने बुलाया है। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा है। जो अमीर खुसरो हैं, अब हम आते हैं कि ये दो विद्वान हिंदुस्तान की तुलना किससे किए हैं, इन्होंने भारत को क्या क्या कहा है, किससे तुलना किया है, और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो अब उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो अमीर खुसरो ने भारत को हिंद कहा है और ईसामी ने भारत को हिंदुस्तान कहा है। और अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। तो ये जो अभी हम लोगों ने देखा कि अमीर खुसरो ने भारत को हिंद नाम से संबोधित किया, और दूसरा जो इनका मुख्य पॉइंट है वो आप भारत को क्या कहते हैं, भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। तो अमीर खुसरो ने दो बातें बताई और इन्होंने बताया, अमीर खुसरो ने बताया कि हिंद ने दुनिया को 3 चीजें दी हैं। अमीर खुसरो ने बताया कि हिंद ने दुनिया को दिया, हिंद ने दुनिया को दिया। क्या क्या दिया, वह कौन कौन से गुण दिए, हिंद ने दुनिया को दिया, क्या क्या दिया, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। पहला, गिनती करना सिखाया, गिनती करना सिखाया। दूसरा, पंचतंत्र दिया,
पंचतंत्र दिया और तीसरा शतरंज दिया, शतरंज का खेल। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है, और दूसरा अमीर खुसरो ये बताते हैं कि हिंद ने मतलब हिंदुस्तान ने दुनिया को कौन कौन सी चीजें दी, या दुनिया ने हिंदुस्तान से या हिंद से क्या क्या सीखा। तो वो गिनती करना सीखा, पंचतंत्र सीखा और शतरंज सीखा। तो ये 3 चीजें दुनिया को हिंद या हिंदुस्तान ने दिया है। तो हम लोगों ने देखा कि अमीर खुसरो ने यह बताया कि भारत पृथ्वी का स्वर्ग है, और भारत ने दुनिया को गिनती करना सिखाया, पंचतंत्र दिया और शतरंज दिया। और अगला पॉइंट है, इसामी ने हिंदुस्तान का गुणगान में लिखा है, गुणगान अपने शब्दों में किया है। इसामी ने अपने शब्दों में हिंदुस्तान का गुणगान किया है। तो उसके विषय में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसामी ने भारत को किस रूप में व्याख्यायित किया। तो अभी तो हम लोगों ने अमीर खुसरो को देखा, अब इसामी के स्टेटमेंट को देखते हैं। इसामी हिंदुस्तान के विषय में बताता है। इसामी हिंदुस्तान के विषय में बताता है, क्या क्या बताता है, अब उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये इसामी का स्टेटमेंट है हिंदुस्तान के संदर्भ में, जो भारत देश है उसके संदर्भ में इसामी क्या क्या बताता है। मुल्के हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, मुल्के हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, ये पूछा भी जाता है। मुल्के हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, ये स्टेटमेंट ऐसे ही पूछता भी है। मुल्के हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौसी भी इस बगिया से इश्क करे हैं। खुद फिरदौसी भी इस बगिया से इश्क करे हैं। इस बगिया से इश्क करे हैं। खुद फिरदौसी भी इस बगिया से इश्क करे हैं। इसका इलाका धरती के माथे का गहना है। इसका इलाका धरती के माथे का गहना है। ये फिरदौसी का इसामी का स्टेटमेंट है। मुल्के हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौसी भी इस बगिया से इश्क करे हैं। इसका इलाका धरती के माथे का गहना है, जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, ये इसामी का स्टेटमेंट है। इसामी का स्टेटमेंट परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इसामी ने भारत की तुलना किन किन चीजों से की है, तो उस संदर्भ में ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है।
मुल्के हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, मुल्के हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौसी भी इस बगिया से इश्क करे हैं। और दूसरा है इस इलाका, माने इसका इलाका, इसका इलाका, इसका इलाका धरती के माथे का गहना है। इसका इलाका धरती के माथे का गहना है। इसका इलाका धरती के माथे का गहना है, जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। तो ये स्टेटमेंट इसामी ने दिया है। ये एज इट इज ऐसे पूछा भी जाता है, डायरेक्ट इनका स्टेटमेंट पूछा भी जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो इस दृष्टिकोण से ये इसामी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसामी का ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब यहाँ होता है ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना, ये ईर्ष्या होता है। और फिरदौसी का मतलब होता है स्वर्ग, ये फिरदौसी का मतलब होता है स्वर्ग। ये दो शब्द हैं। तो खुद स्वर्ग भी इस पृथ्वी से क्या करता है, ईर्ष्या करता है। ये इसामी ने बताया है इस स्टेटमेंट के माध्यम से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिरदौसी का मतलब होता है स्वर्ग और इसका मतलब होता है ईर्ष्या। तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो विदेशी अभिलेख है नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख, ईरान के ससानी शासक शाहपुर प्रथम का, तो उसमें हिंदुस्तान नाम जो हमारे देश का मिला है उसका वर्तमान समय में भी हिंदुस्तान नाम से प्रयोग होता था। लेकिन वो क्षेत्र कौन सा था, सिंध और उसका डेल्टा क्षेत्र था। उस समय भी उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाता था। और जो 262 ईस्वी का नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख है जो 3 भाषाओं में है, उसमें भी भारत देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। और अमीर खुसरो और इसामी ने भारत को हिंद नाम दिया और इसामी ने हिंदुस्तान नाम दिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज हिंदुस्तान नाम से परिचित हुए या अवगत हुए कि हिंदुस्तान शब्द हमारे देश को कहाँ कहाँ कहा गया, किन विद्वानों ने हिंदुस्तान कहा और किस अभिलेख में हिंदुस्तान नाम दिया गया। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं स्थगित की जाती है। पुनः कल की क्लास में हम लोग भारत के स्रोत को पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।